हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हेनरी फियोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि हेनरी फियोल ही वो पर्सन थे जिन्होंने इस 14 प्रिंसिपल को डेवलप किया था। हेनरी फियोल के बारे में पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस 14 प्रिंसिपल को स्टार्ट करेंगे। तो हेनरी फियोल जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो एक इंजीनियर थे। फ्रेंच की माइन में एक इंजीनियर का काम करते थे। फिर उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करके वो उस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। मतलब स्टार्टिंग में वो तो इंजीनियर थे, फिर वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। फिर उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। बुक का क्या नाम था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और उस बुक के अंदर उन्होंने इस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया। मतलब ये जो 14 प्रिंसिपल आज स्टडी करने जा रहे हैं हम, ये कहाँ से लिए गए हैं? हेनरी फियोल के बुक में से लिए गए हैं। तो हेनरी फियोल का जो बुक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस बुक में से ये 14 प्रिंसिपल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया हेनरी फियोल ने मैनेजमेंट की थ्योरी में, इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो आपको ये याद रखना है कि हेनरी फियोल हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ये पॉइंट पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्क को डिवाइड कर दो। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, उस काम को हर एक पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे अकाउंटिंग का काम सेपरेट हो जाना चाहिए, प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, टेक्निकल वर्क, जितने भी काम होते हैं उन सारे काम को बांट लो अलग अलग पार्ट्स में। और काम को बांटने के बाद फिर देखो कि कौन सा वर्कर वो काम करने के लायक है। वर्कर की कैपेसिटी देखो, वर्कर की क्वालिटी देखो, और उसके बाद उसे वो काम सौंप देना है, असाइन कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो काफ़ी सिंपल है, पहले हमें काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटना है और फिर वो काम वर्कर को असाइन कर देना है। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आपने मैनेजर को अथॉरिटी दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया तो मैनेजर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। या आपने मैनेजर को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको अथॉरिटी नहीं दी, तो भी वो वर्क को प्रॉपरली डन नहीं कर पाएगा। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ देने चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजन। मैनेजर के पास पावर होता है कि वो डिसीजन ले सकता है, ये हो गई अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर को अथॉरिटी भी देनी है ताकि वो डिसीजन ले सके, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, अगर उसने टाइम पे काम कंप्लीट नहीं किया तो उसके लिए मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और हमारी डेली लाइफ में भी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब बोलोगे आप डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन मतलब ओबे एंड रिस्पेक्ट या फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो करना, उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक रूल होता है। अब किसी भी कंपनी के अंदर जाओ, हर कंपनी का एक रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। तो जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन वर्कर को उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो वर्कर डिसिप्लिन में है। कैसे मालूम चलेगा कि कोई वर्कर डिसिप्लिन में है? अगर वर्कर रूल को फॉलो कर रहा है मतलब वो डिसिप्लिन में है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव योर गोल और ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट गो एनीवेयर। मतलब डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हेनरी फियोल यही बताते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर कि वर्कर को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और अगर वर्कर डिसिप्लिन में रहेगा तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक बॉस से कमांड मिलना चाहिए।
अगर एक से ज़्यादा बॉस रहेंगे तो वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा। अभी सपोज करो कि मुझे कोई काम करना है और मुझे 4 लोग ऑर्डर दे रहे हैं, 4 लोगों से मुझे कमांड मिल रहा है, तो सोचो मैं कैसे काम करूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे कमांड एक बॉस से मिलना चाहिए। अगर एक बॉस से मुझे कमांड मिलेगा तो ही मैं काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाऊंगा, तो ही मैं काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि कमांड एक बॉस से मिलना चाहिए, ऊपर एक बॉस होना चाहिए और उसी से हमें कमांड मिलना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो क्या हो जाएगा, वर्कर फिर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वर्कर को यहाँ से भी कमांड मिल रहा है, वर्कर को वहाँ से भी कमांड मिल रहा है, वर्कर को अलग अलग जगह से कमांड मिल रहा है, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा और काम को प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन में जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक डायरेक्शन में काम करने चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा, जब एक प्लान होगा और एक बॉस होगा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान के तहत काम करेगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक हेड के अंडर काम करेगा, तभी हम एक डायरेक्शन में जाएंगे। अगर एक से ज़्यादा प्लान हुआ तो क्या होगा, कुछ डिपार्टमेंट दूसरे प्लान के तहत काम कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट एक अलग प्लान के जरिए काम कर रहे हैं, तो हम अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगेंगे फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। एक प्लान को सारे एम्प्लॉय फॉलो करेंगे। एक हेड जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, उसी डायरेक्शन में लेके जाना है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये काफ़ी बड़ा प्रिंसिपल है, एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब सिंगल पर्सन का इंटरेस्ट, एक अकेले इंसान का फायदा, और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब एक सिंगल पर्सन का फायदा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। किसका फायदा देखना है, एक सिंगल पर्सन का फायदा देखना है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है। सपोज करो कोई डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है और एक सिंगल पर्सन का लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो क्या करे, वो डिसीजन ले या ना ले। एक बार सोचो आप कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन से पूरी कंपनी का फायदा हो रहा है, पूरी कंपनी का बेनिफिट हो रहा है और एक किसी पर्सन का नुकसान हो रहा है, तो क्या वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हेनरी फ्यूअल बोलते हैं कि डिसीजन लेना चाहिए। अगर किसी डिसीजन से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है लेकिन किसी सिंगल पर्सन का बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे डिसीजन को लेना चाहिए, क्योंकि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ना कि किसी सिंगल पर्सन के बारे में सोचना है। आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, एक सिंगल पर्सन के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। तो अगर किसी डिसीजन की वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है तो आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सिक्स्थ प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो डिसीजन ले लो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फोकस मत करो। सेवेंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल को समझो पहले कि सपोज करो दो कंपनी है, एक कंपनी बहुत बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक दूसरी कंपनी छोटी है, छोटा सा बिजनेस है उनका।
तो दोनों कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होगा ना वो अलग तरीके से होगा। जो बड़ी कंपनी है उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और छोटी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सेंट्रलाइजेशन होगा। तो आप बोलोगे ये मतलब क्या हुआ डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन? पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन वन हैंड। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन वन हैंड। पावर एक ही इंसान के हाथ में है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। अगर पावर एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी का साइज बड़ा है तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अगर कंपनी की साइज छोटी है तो उसमें सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो हेनरी फ्यूल यही बताते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसमें आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, पावर किसी एक के हाथ में दे ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, अकेला आदमी उसको संभाल नहीं पाएगा। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ऊपर 2-3 लोग रखने पड़ेंगे और उनको पावर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो बड़ी साइज की कंपनी होती है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, और जो छोटी साइज की कंपनी होती है उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन होता है। क्योंकि जो छोटी सी कंपनी है उसमें एक पर्सन भी ऊपर रहेगा तो वो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर सकता है, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन चलेगा। लेकिन जो बड़ी साइज की कंपनी है उसमें एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता, उसमें 2-3 लोग लगेंगे, तो वहाँ पे फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। 8 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मीन्स सैलरी या वेजेस। ये प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल बताते हैं कि एक वर्कर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी उसके स्किल, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर देना चाहिए। वर्कर के पास कितना एक्सपीरियंस है, वर्कर कितना स्किल है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, ये सब ध्यान में रखकर उसको सैलरी पे करना चाहिए। अगर किसी वर्कर के पास कम एक्सपीरियंस है, कम क्वालिफिकेशन है, तो उसको सैलरी भी थोड़ी कम मिलनी चाहिए। अगर वर्कर का स्किल ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, तो उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये क्या है स्केलर चेन? स्केलर चेन मीन्स कम्युनिकेशन करने का चेन। आप एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ स्केलर चेन का मतलब। कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। टॉप लेवल मतलब जो ऊपर मैनेजर, डायरेक्टर्स बैठे हैं वो बात करेंगे नीचे के लोगों से, तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, वो चेन के थ्रू बात करते हैं। मतलब जो ऊपर डायरेक्टर है वो मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट हेड को बोलेगा, डिपार्टमेंट हेड सुपरवाइज़र को बोलेगा, सुपरवाइज़र वर्कर को बोलेगा। मतलब बात देखो किस तरीके से नीचे की तरफ की जा रही है। इसको बोलेंगे टॉप लेवल से कम्युनिकेशन करना बॉटम लेवल पे। तो स्केलर चेन में यही बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बातचीत होती है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो डायरेक्टली नहीं होता है, एक चेन की थ्रू होता है। लेकिन आप चाहो तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, जिससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं या गैंग प्लान के नाम से जानते हैं। गैंग प्लान या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन आप चेन के थ्रू कर सकते हो। अगर चेन के थ्रू करोगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो टाइम आपका बच जाएगा, टाइम सेविंग रहेगा वो। तो कौन सा बेटर है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना बेटर है या चेन के थ्रू करना बेटर है? दोनों ही बेटर है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है हर एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन कहाँ रहेगी, कौन सा वर्कर कहाँ पे काम करेगा, इन सारी चीज़ों का प्लेस फिक्स होता है। तो वर्कर अपनी जगह पे जाके काम करना चाहिए, मशीन अपनी जगह पे होनी चाहिए, इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एवरीथिंग हैज़ प्लेस एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एवरीथिंग हैज़ प्लेस एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस।
हर चीज़ की एक जगह होती है और हर चीज़ अपनी जगह पे होना चाहिए। यही हेनरी फ्यूल इस प्रिंसिपल के अंदर बताते हैं। अगला प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है? समानता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर आते हैं काम करने के लिए, तो वर्कर अलग अलग कास्ट के होते हैं, वर्कर अलग धर्म के हो सकते हैं, उनका अलग बैकग्राउंड हो सकता है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना है कि ये वर्कर अलग कास्ट का है, ये वर्कर तो अलग धर्म का है। तो धर्म के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से वर्कर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। सारे वर्कर को इक्वल ट्रीट करना है, सबको एक नज़र से देखना है, सबको समान रूप से देखना है। तो हेनरी फ्यूल इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताते हैं कि हमें भेदभाव वर्कर के साथ नहीं करना चाहिए कि ये वर्कर ऊंची कास्ट का है, ये नीचे कास्ट का है, इसका धर्म तो ये है, उसका धर्म तो वो है। इसके अकॉर्डिंगली उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 12 प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स जॉब सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स जॉब सिक्योरिटी। कोई वर्कर अगर आपके पास आ रहा है काम मांगने के लिए, तो आप उसको काम दो और साथ में उसको जॉब सिक्योरिटी भी दो। वर्कर को ये बोलो कि मैं आपको नहीं निकालूंगा ऑर्गेनाइजेशन से, आप जब तक चाहते हो तब तक काम कर सकते हो हमारे पास। इससे क्या होगा? वर्कर को लगेगा कि हाँ, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट हूँ, हाँ, अब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाला जाएगा। तो वो जब काम करेगा तो बहुत ईमानदारी से करेगा, अच्छे से करेगा। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। 13 प्रिंसिपल बोलता है इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मीन्स व्हाट? इस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने बोला है कि वर्कर को इनिशिएट करने दो। हम सबको मालूम है कि डिसीजन लेने का पावर मैनेजमेंट के पास होता है, मैनेजमेंट जो बोलेगा वही ऑर्गेनाइजेशन में होगा। लेकिन हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि ठीक है, मैनेजर डिसीजन ले सकता है, मैनेजर डिसीजन लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वर्कर से भी तो पूछना जरूरी है कि वर्कर क्या चाहता है। तो जब आप डिसीजन लोगे तो वर्कर को बुलाओ, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनके पास कोई आइडियाज़ है तो उनसे आइडियाज़ लो, और उनका आइडिया अगर काम करता है तो उनको प्रॉफिट में थोड़ा बहुत शेयर भी देना चाहिए, उनको इंसेंटिव्स भी देनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हेनरी फ्यूल ये बताते हैं कि आपको वर्कर को मैनेजमेंट में शामिल करना है, आपको वर्कर को डिसीजन में शामिल करना है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वर्कर से पूछना है कि वर्कर क्या चाहते हैं, और अगर वर्कर कोई आइडियाज़ दे रहे हैं, उनका आइडिया से अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट में से वर्कर को शेयर भी देना चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। थोड़ा सा अलग पॉइंट है ये, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है यूनियन इज द स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? यूनियन इज द स्ट्रेंथ। एकता में ही ताकत है। अगर सारे वर्कर मिलकर काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि हर वर्कर अपना अलग अलग देख रहा है। जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो एक डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं सिर्फ कि बस मुझे सैलरी मिले टाइम पर, मैं कंपनी में जाऊं, टाइम पास करूं, कैसे ही मेरा 12 घंटा टाइम खत्म हो जाए और मुझे सैलरी मिल जाए। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हो। तो जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो एक साथ मिलकर एक डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे।